अब अगला आता है नॉमिनिकल्चर, जिसको कहते हैं द्विनाम पद्धति, या सीधा सीधा कहेंगे नामांकरण। नॉमेनकल्चर बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का नाम, किसी चीज का नहीं, किसी जीव का। ठीक है, कि जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि सर आज किसी जीव का खोज हुआ, किसी जीव को खोजा गया, ठीक है, तो खोजा गया तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम इसके लक्षण वगैरह को देखेंगे। क्योंकि पहले से हमारे पास वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण है तो क्या करेंगे? उसी वर्ग में हमें डालना है। ठीक है, 5 जगत आपको पढ़ा रखा है हमने। इसमें नॉर्मली सबसे पहला जगत क्या था? पादप जगत था। उसी के साथ कौन आया था? जंतु। एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, कौन किसके बाद आया था? पादप, फिर उसके बाद जंतु, उसके बाद क्या बनाया गया था? प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा आ गया। इसके बाद क्या बनाया गया था? मोनेरा, तो मोनेरा जगत। अंत में कहीं ना कहीं क्या बना था? कवक जगत। तो ये 4 जगत हमारे पास पहले से हैं। अब जिस जीव का खोज किया जाएगा, उस जीव को उसके लक्षण के आधार पर कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि ये जो जीव है, चलो ये एक जीव हो गया, और सब कुछ सारा का सारा जब लक्षण हमने देख लिया, पता कर लिया, तो पता चला कि इसमें जो लक्षण मिल रहे हैं वो कवक वाले हैं। इसको क्या किया जाएगा? कवक में उठा करके रख दिया जाएगा। लेकिन रखने से पहले इसका क्या किया जाएगा बच्चा? नामांकरण किया जाएगा। और नामांकरण जो होता है जीवों का, उसको कहते हैं हम लोग द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, बायोनॉमिनल नॉमिनिकल्चर बोलते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या होता है? द्विनाम, द्वि माने 2, यानी कि इसका जो नाम रखेंगे इस जीव का, जिस जीव को हमने खोजा है, इस जीव का जो नाम होगा वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होगा। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति को देने वाले कौन थे? याद रखिएगा वापस से, कार्ल लिनियस थे। इन्होंने ही क्या दिया था? द्विनाम पद्धति दिया था। बताया था कि भाई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को एक ऐसा नाम रखा जाए, और ऐसा कुछ करने के पीछे रीजन क्या था वो भी समझिएगा। दिक्कत क्या था कि भाई किसी भी जीव का यदि कोई नाम खोजा जा रहा है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका? प्याज का। कि सर प्याज भी होता है, प्याज भी होता है ना, कांदा भी होता है। तो ये क्या है? तो सर जगह के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार नाम बदल जा रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग स्थानीय नाम। स्थानीय नाम, जो स्थान के अनुसार नाम बदल जाते हैं उसको कहते हैं स्थानीय नाम। हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ये तरबूज, तरबूज भी कहते हैं, ललमी भी बोलते हैं। ठीक है, पंजाब में चले जाओ वहां पे कलिंगड़ बोलते हैं। ठीक है, तो सर जगह के अनुसार क्या हो रहे हैं? नाम बदल रहे हैं। और नाम बदलेगा तो हमने वर्गीकरण किया क्यों है भाई? हमें तो चाहिए शुद्धता, कि कहीं भी उसका नाम बदले नहीं। आप सोचो क्या आप ऐसा चाहोगे कि आपने कोई जीव खोजा, ठीक है, और इस जीव को खोजने के बाद इस पर आपका नाम चला गया, किसको आपने खोज रखा है, ठीक है, अब नाम अगर बदल जाएगा इसका, तो नाम बदल जाएगा तो फिर आपका नाम भी बदल जाएगा। हम क्या चाहेंगे? सर अगर हमने इसको खोजा है तो जीवन भर इसका नाम चलता रहे कि इसको मैंने खोजा है, मेरे मरने के बाद भी लोग जाने कि ये वही नाम है जो मैंने दिया था इसको। ठीक है, इसीलिए एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिस भाषा में अगर कोई नाम दे दिया तो वो पूरा जीवन नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। हम तो यही चाहेंगे, अगर हम वैज्ञानिक होंगे और हमने किसी का खोज किया तो हम तो यही चाहेंगे कि मैं रहूं या ना रहूं, ये नाम चलता रहे, और साथ ही साथ इस नाम के साथ मेरा भी नाम चलता रहे कि भाई इसका खोज मैंने किया। तो इस बात को सही करने के लिए, इस बात को सही तरीके से चलाने के लिए कार्ल लिनियस ने एक तरीका अपनाया और कहा कि जो भी हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखेंगे, ठीक है, तो जो वैज्ञानिक नाम होगा उस जीव का, सबसे पहला बिंदु क्या कि सर उस जीव का नाम जो भी हम लिखेंगे ना, वो सर ग्रीक भाषा में लिखेंगे। बात समझ में आया? क्या बोला? कहां लिखेंगे? कौन से भाषा में? ग्रीक भाषा में उस जीव का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। रीजन जानते हो ग्रीक भाषा का? ग्रीक भाषा को कहते हैं सर एक प्रकार से मृत भाषा। ठीक है, अब ये मृत भाषा का मतलब क्या है सर? जिसमें अर्थ कभी भी नहीं बदलता है। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, कभी नहीं। एक बार जो नाम लिख दिया सो लिख दिया। अगर हमने लिख दिया के माने ख है, माने ख है, ये कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।
बात समझे? सुनो, आराम से सुनना इसको। ये अक्सर आप सुने होंगे ना कि ये नाम ग्रीक भाषा में लिखा गया है, ये चीज ग्रीक भाषा में लिखा गया। क्यों लिखते हैं ग्रीक भाषा में भाई? आपको कहते हैं ना कि कभी कभी आप लोगों को वैज्ञानिक बनाएंगे, बस खाली थोड़े से समय के लिए सोचना है ना। कुछ समय के लिए सोच लो कि आप वैज्ञानिक हो, बस दिल पे नहीं लेना है, ठीक है? दिल पे इसलिए नहीं लेना है कि कुछ लायक अभी नहीं है, ठीक है? इंसल्ट, इसको इंसल्ट बोलते हैं जी। चलो, अब माना कि हम लोग चलो वैज्ञानिक है, हमने ना किसी जीव का खोज किया, अब हम क्या चाहेंगे? कम इन, अरे ये डायरेक्टली आकर के बैठ जाया करना, ठीक है? ये हाथ ये चला गया वो एकेडमिक, आइंदा से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। चुपचाप आइए, गेट खोलिए, सीधा क्लास में बैठिए, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जिसको जाना होगा उठे चुपचाप चला भी जाए, ठीक? क्या होता है रीजन? अब पता चलेगा हम इधर पढ़ा रहे, कोनो हाथ खड़ा करके बैठा है, माइंड फ्लो टूट जाता है। फिर क्या फ्लो में चल रहे थे वो फ्लो टूट जाता है, अगली बार से कोई ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? अब कि अगर हम वैज्ञानिक है तो क्या चाहेंगे भाई कि अगर हमने कोई नाम रख दिया, कोई खोज कर दिया, तो मेरे खोज में कोई संशोधन ना कर सके। हाँ, अगर कुछ गलतियां होंगी उस गलतियों को सुधारा जाएगा, लेकिन जो नाम दे दिया है ना, उस नाम के साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर बदलाव कर देंगे तो फिर तो मेरा अस्तित्व खत्म कर देगा। अगर मान लो कि मैंने गलती किया, ठीक है, के माने ख नहीं होता है, के माने क्या होता है? क होता है। चलो ठीक है, माना अगर मैंने गलती की है तो वो एक अलग बात है कि ख को हटा करके क्या कर देंगे? क कर देंगे। लेकिन इस के बारे में अगर मैंने बताया तो मेरे नाम के साथ कोई बदलाव नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, कि अगर मैंने के नाम रखा है तो के ही रहेगा, उसके साथ भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बात समझे? इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में खुद एक मृत भाषा है। अमृत माने सर मरी हुई भाषा है, मृत भाषा है। अब ऐसा नहीं कि मरा हुआ भाषा है, मृत नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें यदि कोई भी चीज का अर्थ लिख देते हैं उसका अर्थ बदलता नहीं है। डन। तो कार्ल लिनियस ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा एक प्रकार से मृत भाषा है जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग, जिसका मतलब बदलने वाला नहीं, जिसका मतलब बदलता नहीं है, ठीक है? अब ये तरीका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सर हमको क्या करना है, इस खोज जो किया गया है जीव का ना, इसका क्या करना है सर? नाम रखना है। और नाम रखने को ही क्या बोलते हैं? नामांकन बोलते हैं। अब जब जो नाम रखेंगे किसी जीव का, उसकी पद्धति को, उसके तरीकों को क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। रीजन की सर जिस जीव का नाम रखेंगे, इस जीव के नाम में दो शब्द होंगे, ठीक है? जैसे कि मनुष्य की बात करें हम, तो सर मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? होमो सैपियंस होता है, ठीक है? बातें नहीं, मनुष्य का नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सैपियंस। देखो दो शब्द दिख रहे हैं क्या? ठीक है। और अरे बाबा इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, बताएंगे अभी क्या ब्लंडर मिस्टेक। देखो द्विनाम पद्धति में सर दो नाम आएंगे, जिसमें से पहला नाम होना चाहिए क्या? उसके जाति का, दूसरा नाम होना चाहिए इसके वंश का, ठीक है? और नाम लिखते समय एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और वो ध्यान क्या रखना है? देखिएगा, जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखना शुरू करते हैं, पहला नाम लिखेंगे जाति का, दूसरा नाम लिखेंगे वंश का। जाति नाम का पहला लेटर सर कैपिटल में होगा, ठीक है? वंश नाम का पहला लेटर स्मॉल में होगा। आप समझ में आया मिस्टेक क्या था वहां पे? गलती से भी ऐसा मिस्टेक नहीं, जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखें, कभी कभी देता है ऑप्शन में, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऐसे भी रहेगा, कैपिटल एस से भी रहेगा। अब होमो सैपियंस तो हमको पता है, बिना सोचे समझे टिक मारते हैं होमो सैपियंस, ये क्या है? गलत है। जब भी ये वंश नाम आएगा स्मॉल लेटर से आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो जाति नाम का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल में। वंश नाम का पहला अक्षर स्मॉल में, ठीक है? और कोई भी वैज्ञानिक नाम जो होगा वो दो शब्दों से मिला होगा, पहला जाति नाम, दूसरा वंश नाम। और अंत में यानी कि जाति नाम, वंश नाम लिखने के बाद एक और अक्षर होता है जो होता है वैज्ञानिक का नाम, ठीक है? तो वो क्या? तो जैसे सर लिख दिया हमने होमो, उसके बाद क्या लिख दिया? सैपियंस, उसके बाद लिखते हैं लीन, ठीक है? अब ये लीन क्या है? तो इसको खोजा था लिनियस ने। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमो सैपियंस लीन, ठीक है? लीन का मतलब उस वैज्ञानिक के बारे में। अब हम नॉर्मली जहां भी देखेंगे ना तो होमो सैपियंस ही मिलेगा, जब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तब जाकर के उसके वैज्ञानिक का भी नाम वहां पे
दिख जाता है। तो वैज्ञानिक नाम से समझ में आ जाता है कि इस नाम को देने वाला, इसको खोजने वाला कौन था। इस तरीके से हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देते हैं। अब ये होमो सैपियंस कहीं नहीं बदलेगा, चाहे अमेरिका चले जाओ वहां पे भी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, होमो सैपियंस होगा। चाहे आप कलकत्ता चले जाओ, जहां जाना है दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, नाम नहीं बदलेगा, ना ही उसका अर्थ बदलेगा। बात समझे? हाँ, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, अगर वो गलत होंगी उसका संशोधन किया जाएगा, वो एक अलग की बात है, लेकिन नाम के साथ कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। द्विनाम पद्धति किसने दिया, कार्ल लिनियस ने। ठीक है, अब कुछ बिंदु इसके बारे में देखिए। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कार्ल लिनियस के बारे में कि सर 1751 में इन्होंने ये नॉमिनिकल्चर शुरू किया था। ठीक है, यानी कि किसी भी जीव को खोज करने के बाद उसका नाम लिखना है, और किस तरीके से नाम लिखना है, उसका द्विनाम पद्धति में लिखना है। द्विनाम पद्धति का मतलब क्या है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो होगा वो दो शब्दों से मिलकर के बना होगा। पहला जाति नाम, दूसरा वंश नाम। जाति नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, वंश नाम का पहला अक्षर छोटा होगा। ठीक है, ये सब कुछ किसमें बताया गया है, द्विनाम पद्धति में। और द्विनाम पद्धति के बारे में बताने वाले कौन, कार्ल लिनियस। कहां पर बताया था, कोई तो डेटा रखा गया होगा इनका ना। ठीक है, उस डेटा का नाम है, गुड मॉर्निंग भैया, हेलो, देखिए उसका नाम है फिलोसफिया बोटेनिका। याद रहे तो रख लीजिएगा। ये वो पुस्तक है जिसमें कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में या नामांकन के बारे में 1751 में जिक्र किया था। ठीक है, हाँ, बुक का नाम है, एक पुस्तिका है जिसमें इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में सब कुछ बता रखा है कि हमें किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम कैसे लिखना है। अगला पुस्तक लिखिएगा। अगली पुस्तक का नाम है स्पेसीज प्लांटेरम। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लीजिएगा, स्पेसीज प्लांटेरम। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में, स्पेसीज प्लांटेरम। ये कार्ल लिनियस के द्वारा ही बताया गया है। इसमें ये दिया गया था 1753 में एक पुस्तक निकाली गई थी उनके द्वारा जिसका नाम था स्पेसीज प्लांटेरम, जिसमें 5900 प्रकार के पादपों के बारे में जानकारी लिखी गई है। स्पेसीज प्लांटेरम ये कब दिया गया था, 1753 में। हो गया। एक और किताब वो निकाला गया 1758 में, और इसमें 4326 जंतु के बारे में डेटा था। बस वही दिमाग में ला रहे हैं। 1758 4326, हाँ, सिस्टेमा नेचर। बस नेचर का स्पेलिंग ऐसे ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सिस्टेमा नेचर, इसमें 4326 जंतु के बारे में जानकारी लिखी गई है। कब लिखा गया है, 1758 में। पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचर। चलिए, सबसे पहला क्या, ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा इसके बारे में। ये है कौन, तो देखिए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर बताते हैं ये क्या है। अच्छा, विद्यालय में यानी कि स्कूल में सभी ने पढ़ाई की है। ठीक है,
अब कोई भी नियम कानून यदि बनता है स्कूल के लिए तो क्या वो तुरंत लागू हो जाता है या पहले उसको प्रिंसिपल से पारित कराना पड़ता है? पारित माने परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही यदि कोई वैज्ञानिक यदि किसी जीव के बारे में खोज करता है, ठीक है, खोज कर दिया, तो क्या अपने मन से कहां पर लिखेगा भाई जाकर के? मान लिया कि आप ही वैज्ञानिक हैं, आपने किसी जीव के बारे में खोजा, उसका सारा लक्षण देख लिया और बता दिया कि सर वो एक पादप जगत में जाएगा, इसको हम पादप जगत में रखेंगे। कैसे रख दोगे? अपने मन से कहां छापोगे? कोई कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही सर कुछ समितियां हैं, कुछ कमेटी हैं जो इस वर्गीकरण पे कार्य करती है, जिसमें सबसे पहला नाम आपने क्या लिखा है? ICBN। ये एक समिति है। अब इसका फुल फॉर्म देखोगे तो नाम समझ में आ जाएगा। देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनकल्चर। यानी कि सुनना, एक ऐसी समिति, अरे आराम से लिखना, आराम से, एक ऐसी समिति, अगर आपने कोई खोज किया किसी जीव का और वो जीव आपको पता चला कि क्या है, एक पादप है, ठीक है, तो आप अपना सारा प्रोस्पेक्टस तैयार करोगे, उस जीव का पिक्चर हो गया, उस जीव के सारे लक्षण हो गए, क्या क्या चीजें आपने उसमें खोजी है, तो सारा कुछ एक फाइल बना करके, और हम कौन से ऑफिस में जाते हैं? ICBN में जाएंगे, ठीक। अब कहां होगा? अब ये तो पता करना पड़ेगा आपको, दिल्ली में मिल जाएगी इसकी ऑफिस, ठीक है, दिल्ली मुंबई जहां भी होगा उस ऑफिस में जाएंगे। अब पादप हमने खोजा है तो कहां जाना पड़ेगा सर? ICBN में जाना पड़ेगा, और उसको जा करके सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, और वहां जो कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, अगर उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, सही है, तब आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाम क्या आ रहा है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनकल्चर। बॉटनिक किसके लिए आता है? पादप के लिए। जाकर के उस कमेटी में आप सब कुछ दिखाएंगे अपना कि सर ये चीजें हमने खोजी है, ये लक्षण देखा है, हम इसके बारे में ये सब कुछ पता किए, तब वो सब कुछ देखेगी कमेटी, सब कुछ सही रहेगा, जांच पड़ताल करने के बाद तब आपको परमिशन मिलेगा, तब आप उसका नामांकन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा कि सर यदि किसी पादप का खोज होता है, उसका नामांकन करना है, तो उसके लिए कौन सी कमेटी जिम्मेदार है? ICBN, डन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनकल्चर। खत्म। दूसरा क्या था? ICZN, ठीक है। तो जेड का मतलब देखो, बाकी का मतलब सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, उसके बाद क्या आएगा? जूलॉजिकल। अब जूलॉजिकल किसके लिए आएगा सर? जंतु, जीव के लिए, जंतु के लिए, ठीक है। कि कोई यदि जंतु होगा, कोई जानवर होगा, देखो जानवर में हम भी आते हैं, कई बार बोले है ना, जानवर में हम भी आते हैं, जंतु में हम लोग भी आते हैं। तो यदि किसी जंतु का खोज करेंगे हम, तब कौन सी कमेटी के पास जाना पड़ेगा? ICZN के पास। ये परमिशन देगी हमको, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर, ठीक है। अगला क्या था? ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनकल्चर। यदि हम किसी वायरस का खोज कर लेते हैं और उस वायरस को बताना चाहते हैं कि भैया ये हमने खोज किया है, इस वायरस का नाम हम रखेंगे, इस वायरस के बारे में अगर लोग जाने तो पहले मेरे बारे में जाने कि किसने खोज किया है, क्या किया है, उसके लिए हमें कौन से कमेटी के पास जाना होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनकल्चर। कितना आसान है ना, एगो को याद रखो, सब याद हो जाएगा। एक और अगला क्या है? ICNB। ये तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसका नाम थोड़ा सा उल्टा कर दीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया। थोड़ा सा खाली बदलिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि अगर आप बैक्टीरिया खोजोगे तो उसके लिए जो परमिशन मिलेगा नामांकन करने के लिए, वो कौन देगा? ICNB। डन, मिटा दें। नामांकन करने के 2-3 नियम हैं, वो नियम आपके ध्यान में है। क्या क्या करना है नियम में? सर पहला नियम कहीं ना कहीं 2 शब्द से बना होना चाहिए। दूसरा नियम कि पहला शब्द लिखेंगे तो जाति नाम होगा, दूसरा शब्द क्या होगा? वंश नाम होगा।
जाति नाम का पहला अक्षर कैपिटल से शुरू करेंगे, वंश नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या है कि जाति नाम और वंश नाम लिखने के बाद वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखते हैं, यानी कि शॉर्टकट में वैज्ञानिक का नाम भी लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। और एक पांचवा और अंतिम क्या है सर, इसको ग्रीक भाषा में लिखना होगा, नहीं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आगे चल के बदल जाएगा, बदलना नहीं चाहिए भाई इसका अर्थ। कुल मिला जुला के हमने क्या कर लिया सर, वर्गीकरण। किस आधार पर वर्गीकरण किया, देखो इधर सर, यहां पर 4 लोग हैं, ए बी सी डी, 4 लोग हैं। अब 4 लोगों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो किस आधार पे करेंगे, 2 आधार पे सर, जिनमें जो समानता होगी, समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि सर ए और बी एक जैसे लग रहे हैं, सी और डी एक जैसे लग रहे हैं, तो क्या करेंगे हम कि ए और बी जो एक जैसे हैं, समान हैं, इनको क्या रख देगा सर, एक कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समानता की कोई कैटेगरी नहीं है। हमने क्या बोला कि 2 आधार पे हम बांटते हैं 2 जीवों को, या अलग अलग को 2 भाग में करते हैं। कैसे करेंगे, तो 2 ही बिंदु है सर। पहला बिंदु देखेंगे कि किसमें किसमें क्या क्या समानता है। ए बी के जैसा मिल रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों को क्या रखेंगे, एक ही वर्ग में रखेंगे। सी और डी एक जैसा दिख रहा है, तो सी और डी को क्या करेंगे, एक अलग वर्ग में डालेंगे। तो हमने क्या किया, 3 काम किया। यहाँ पे देखो क्या क्या काम किया सर। ए और बी में कुछ समानता थी, पहला बिंदु हमने देखा। सी और डी में भी कुछ समानता थी, वो भी हमने देखा। फिर हमने असमानता भी देखा कि ए और बी सी और डी से अलग हैं। 3 चीजें क्लियर किया, ध्यान देना कि सर ए और बी में समानता थी, इसको एक वर्ग में डाला। सी और डी में समानता थी, इसको भी एक वर्ग में डाला। इसके बाद सर हमने असमानता को भी देखा है कि ए और बी जो है वो सी और डी से अलग है, असमान है, तो हमने इनको क्या किया है, अलग अलग रखा है। तो कुल मिला जुला के वर्गीकरण हम 2 बिंदु पर करते हैं सर, समानता और असमानता के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं। अब वर्गीकरण करने के बाद एक शब्द आता है वर्गीकी समवर्ग। वर्गीकी समवर्ग। अब ये वर्गीकी समवर्ग लास्ट टाइम पे आपको जाते जाते बताए थे हम, क्या है सर, जाति से मिलकर के क्या बनता है, वंश। वंश से मिलकर के कुल से मिलकर के, गण से मिलकर के, वर्ग से मिलकर, असंग से मिलकर। ठीक है, अब इस जाति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेसीज। ठीक है, वंश को क्या बोलते हैं, जीनस। ये नाम भी याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, कुल को बोलते हैं फैमिली, गण को बोलते हैं ऑर्डर, वर्ग को क्लास, संघ को बोलते हैं फाइलम, और जगत को बोलते हैं किंगडम। ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। एक इंग्लिश नाम जरूरी है याद रखना आप सभी का। हो गया क्या? आपको एक शब्द बोला था मैंने पढ़ने के लिए, टैक्सॉन। पढ़ा है क्या? या इसको बोलते हैं वर्गीकी सोपान। क्या है वर्गीकी सोपान, बताइए। टैक्सॉन क्या है या वर्गीकी सोपान क्या है? एनीबॉडी, कोई बताइए जल्दी फटाफट। पढ़े हो ना जी? हाँ बताओ। तो किताब का लाइन रट के आया है बुड़बक। कितना दिन रटोगे किताब है? कितना दिन किताब रटेंगे? ये है, अच्छा देखो इधर इधर, एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये जो हमने लिखा है क्या, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये क्या है? इसको बोलते हैं तो वर्गीकी समवर्ग। ठीक है सर, एक मैंने सीक्वेंस तैयार किया है, एक संवर्ग तैयार किया है जिसको क्या बोलते हैं, वर्गीकी समवर्ग बोलते हैं। और वर्गीकी समवर्ग में एक एक रैंक, एक एक वर्ग
वर्गीकी सोपान कहलाता है। रटता रहे भाई किताब को, सीधा सीधा एक लाइन में खत्म। इस वर्गीकी संवर्ग में जाति एक सोपान है, वंश एक सोपान है ना, कुल एक सोपान है, गण भी एक सोपान है, वर्ग भी, संघ भी और जगत भी। यानी कि एक एक को मैं क्या नाम दूंगा, वर्गीकी सोपान या टैक्सॉन। बस हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, टैक्सॉन को हम वर्ग का नाम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर श्रेणी का नाम दे सकते हैं। या ऐसा भी देखो हर जगह पे ना लैंग्वेज बुक का मायने नहीं रखता है। अब यहां से भी हम लेके बता सकते हैं, देखो कि सर वर्गीकी संवर्ग का एक एक श्रेणी क्या कहलाता है, वर्गीकी सोपान कहलाता है। वर्गीकी संवर्ग का एक एक वर्गक क्या कहलाएगा सर, टैक्सॉन कहलाएगा या वर्गीकी सोपान कहलाएगा। बात समझे। अब मार्केट में टैक्सॉन पर लिखी हुई किताब मिलती है, यानी कितने टैक्सॉन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 किताब आपको मिलेगी। बात समझे। एक किताब में सर पूरे जाति के बारे में जिक्र होगा, एक ऐसी किताब जिसमें पूरे वंश के बारे में जिक्र होगा, एक ऐसी किताब जिसमें पूरे संसार में मिलने वाले कितने, उसी 17 लाख की बात करें जिसका खोज किया गया है, पूरे कुल का जिक्र किया गया होगा। एक में गण का, दूसरे में वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। तो टैक्सॉन क्या है सर, टैक्सॉन एक वर्गक है जिसको वर्गीकी संवर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। इसमें से एक एक रैंक को, एक एक वर्ग को, एक एक श्रेणी को क्या नाम दिया जाता है, वर्गीकी सोपान का नाम दिया जाता है। जब हमें पढ़ना होगा तो एक एक किताब ले सकते हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें होती है, एक एक टैक्सॉन को पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ने वाले के लिए इंटरेस्टिंग है, ना पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो वर्गीकी सोपान समझ में आ गया क्या है, वर्गीकी संवर्ग का एक एक श्रेणी, एक एक वर्ग क्या कहलाता है, वर्गीकी सोपान कहलाता है। अब पता है क्लासिफिकेशन जब आएगा ना, अंत में क्या था हमारा, जगत था, और लास्ट क्लास में हमने 5 जगत आपको बता दिया था। कौन कौन सा जगत था आपका याद है, पादप, फिर जंतु, फिर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, फिर, ठीक है। अब अगर ना सिंपल सा हम लेके चलते हैं सर जंतु जगत को, जंतु जगत में हम लोग आते हैं क्या, ठीक है। अब जगत से मिलकर के क्या बना होता है भाई, या जगत किससे मिलकर के बना होता है, उल्टा कह दिया, जगत बना होता है संघ से। और जगत में हमने किसको ले लिया सर, मनुष्य को ले लिया। तो मनुष्य कौन से जगत के अंतर्गत सर, जंतु जगत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो जंतु जगत है, ये जंतु जगत बहुत सारे संघ से मिलके बना है ना, इसमें सर बहुत सारे संघ होंगे। उसमें से एक संघ है जिसका नाम है कॉर्डेटा, उस कॉर्डेटा के अंतर्गत को आता है कौन, मनुष्य। फिर इस संघ की बात करें सर, ये संघ किससे मिलकर के बना होगा, वर्ग से बना होगा, ठीक है। अब इस कॉर्डेटा की अगर मैं बात, उल्टा चल रहे हैं देखो, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब इस क्या बोला हमने कि जंतु जगत में आते हैं मनुष्य, और जगत बना होता है किससे, संघ से। सर संघ पढ़ेंगे हम लोग, इसी संघ की बात कर रहे थे, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, याद है। इसमें से एक संघ है जिसका नाम है कॉर्डेटा, उस कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है किसको, मनुष्य को रखा गया है। यानी कि बहुत सारे संघ से मिलकर के जगत बना है, बहुत सारे वर्ग से मिलकर के संघ बना है। अब जब संघ देखते हैं तो सर संघ भी बहुत सारे आते हैं, जैसे उभयचर, सरीसृप, ठीक है, ये संघ है। तो मनुष्य किस में आता है सर, सरीसृप में आते हैं। अब कहोगे सर सरीसृप हम रेंग के चलते हैं, इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा विकास एक मछली से हुआ है, ठीक है। बताए भी है कि हम लोग का निर्माण कैसे हुआ, एक मछली से हुआ है। वो मछली का निर्माण कैसे हुआ, पानी की एक बूंद से हुआ है। अब इतिहास में अगर जाओगे तो पता चलेगा, हाँ डॉग फिश होता है, वो डॉग के जैसा होता है, उसको डॉग फिश कहते हैं। वो बार्किंग भी करता है, काटता भी है, वो अलग है, छोड़ दो उसको, ठीक है। जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक लॉजिकल सा क्वेश्चन आता है, पहले मुर्गी आई कि अंडा। इसका जवाब अभी भी नहीं मिलेगा, आइए 12th में इवोल्यूशन का चैप्टर आएगा, वहां पे पता चलेगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। हम चाहकर भी आपको नहीं समझा पाएंगे, यहाँ पर इस शब्द का कोई मतलब नहीं समझा पाएंगे कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। धीरे धीरे जब आगे पढ़ते जाएंगे, अच्छा ठीक है, मुर्गी आई तो कहां से आई, और अगर आपने बोला अंडा आया तो कहां से आया, तो प्रॉब्लम तो फंसेगा ही ना।
उसके बाद और भी अगर हम इतिहास में चले जाएं तो लोग जो कहते हैं कि सबसे पहला जो क्या नाम था, जो सबसे पहला जो पुरुष था वो कौन था, मनु था, ठीक है, और महिला जो थी क्या नाम था उसका, हाँ क्या बता रहे, नहीं, मनु तो एक लड़के का नाम दिया गया, वो कहानियां हैं, वो कहानी से दूर है, ये साइंस है, साइंस कहानी पर नहीं चलता है, प्रमाण पे चलता है, बिना प्रूफ के कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही सर हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब वर्ग में किस में आ जाते हैं, सरीसृप में। अब एक सीक्वेंस देखेंगे ना तो सर सबसे पहले मछलियां आई, ये मछलियां आगे चल करके, मछली कहाँ रहेगी, पानी में, फिर वो मछली अपने आप को विकसित की कुछ ऐसा कि धीरे धीरे वो पानी के बाद कहाँ रहने लगी सर, स्थल पे भी आ गई, जमीन पर आ गई, तब उस मछली को हमने क्या नाम दे दिया, उभयचर। अब ये उभयचर हो गई है, पानी में भी रह सकती है और स्थल पे भी रह सकती है। फिर ये उभयचर कुछ इसमें से रेंगने वाले हो गए, तब उनको क्या नाम दे दिया गया, सरीसृप नाम दे दिया गया। फिर ये सरीसृप आगे चल करके दो लोगों का निर्माण किया विकास करके, एक तो बना कौन, पक्षी, दूसरे बनेंगे स्तनधारी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्तनधारी में सर गाय भी आती है, भैंस भी आता है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, एक मनुष्य भी आता है इसी स्तनधारी में, समझ में है। और स्तनधारी किसका है सर, सरीसृप का है। तो कौन से वर्ग से आ जाते हैं हम लोग, सरीसृप से आ जाते हैं। वर्ग किससे मिलकर के बना होता है, गण से, ठीक है। तो अब ये गण, हम कौन से गण में आते हैं सर, स्तनधारी में आते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी, स्तनधारी में केवल हम ही नहीं आते, बहुत सारे जीव आते हैं। तो इसी तरीके से लेकर के चलेंगे, एक सीक्वेंस का तरीका बताया आपको। इन सब से दूर रहिएगा फिलहाल, अभी ज्यादा सोच विचार मत करिएगा इस पे, नहीं तो जो समझ में आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। इन सब से एकदम दूर। अरे तो इसमें आपको बस केवल हिंट किया ना, आएगा जब हम उसमें खुद समझाएंगे इसको, अभी आप अपने चक्कर में लगोगे। अच्छा चलिए बात खत्म करिए, जिसको हम कहते हैं वर्गीकी सहायता साधन। मुबंद, वर्गीकी सहायता साधन यानी कि एक ऐसा साधन जो हमें क्या करने वाला भाई, सहायता देने वाला है। क्या करने के लिए, वर्गीकी को समझने के लिए, वर्गीकी को करने के लिए। अभी अभी हमने वर्गीकी किया था, जाति बराबर आ रहा है फ्रेम में, ठीक है। ये देखो तो ये आ रहा है क्या, कट रहा है, तब तो हिला दिया बढ़िया से ये, ठीक है। ये अभी चलो ठीक है, इतना फ्रेम मैनेज हो जाएगा। अरे मोहन सुनो पहले, वर्गीकी सहायता साधन का मतलब, ये अभी तो लोग कैमरा पे ध्यान ना दो बुढ़बा, यहाँ ध्यान रखो। हम पढ़ाते समय तो कैमरे पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हम खुद पढ़ाते समय कैमरे पे ध्यान नहीं रहता है, बस पढ़ाने का ध्यान रहता है। तो आप लोग क्या है उस पर छोड़ दो, उसको भूल जाओ कि क्लास में कैमरा भी है, ठीक है। चलो अब, अरे गजब हाल है तुम लोग का, पढ़ने से ज्यादा मजाक के मूड में रहते हो सब। हमेशा करना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए ना, तब चलो हो गया, बहुत बातचीत कर लिया। आगे सुनो सर, एक ऐसा साधन जो हमें सहायता प्रदान करेगा वर्गीकी को समझने में, अध्ययन करने में। वर्गीकी का मतलब अभी अभी हमने समझा था, ये नाम सुना है किसी ने, हर्बेरियम। हार्बेरियम है ना, चलिए हार्बेरियम या हार्बेरियम जो भी होगा देख लीजिएगा। अब कभी आपने कॉपी पे या फिर किसी पेपर में कुछ इस तरीके का काम किया है, पत्ती या किसी फूल का टुकड़ा जो भी होगा कॉपी में चाप के कभी रखा है, ठीक है। ये एक तरह का इसको बोलते हैं हर्बेरियम, ठीक है। तो आज से बहुत साल पहले अगर किसी पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई या किसी पौधे को खोजा गया, ठीक है, तो खोजने के बाद इस सीट को, जिस सीट पर रखा जाता है, इस सीट को बोलते हैं हर्बेरियम सीट, ठीक है। पेपर ही रहता है, बस उसको नाम देते हैं हर्बेरियम सीट। उस हर्बेरियम सीट पर उस पौधे के टुकड़े को लेकर के रख देते हैं, चिपका दिया जाता है। उसको प्रेस करके रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा एकदम। उसके बाद इसके ऊपर नीचे क्या किया जाएगा सर, इस पौधे का नाम लिखा जाएगा, इसके खोज करने वाले का नाम लिखा जाएगा, यानी कि जिस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया है,
उसके साथ साथ इस पौधे के लक्षण के बारे में लिखा जाएगा। ये पौधा कौन सी जाति का है वो लिखा गया होगा, कौन से वर्ग का है, कौन से वंश का है, वो सारा डिटेल लिखा गया होगा पहले से ही। अब बताओ कि यदि आपको हर्बेरियम मिल जाए तो क्या हर्बेरियम को पढ़ करके मैं उसके बारे में पता लगा सकता हूँ क्या? तो क्या मैं इसको एक प्रकार का वर्गीकी सहायता साधन कह सकता हूँ क्या? ठीक है, तो वर्गीकी सहायता साधन क्या है सर? एक ऐसा साधन जिससे हमें किसी जाति, वंश या किसी भी जीव के बारे में पूरी तरीके से पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? हर्बेरियम कहते हैं। अच्छा, जू में गए हो कभी? जू नहीं, वो क्या बोलते हैं? म्यूजियम। म्यूजियम जिसको बोलते हैं संग्रहालय। ठीक है, म्यूजियम में यदि चले जाएंगे तो म्यूजियम में क्या मिलेगा सर? पुराने जीवों का अवशेष मिलेगा। वहां पे बड़ी बड़ी हड्डियां रखी गई रहती हैं। ठीक है, पटना म्यूजियम में कभी गए? हाँ बिल्कुल, गांधी मैदान जो है उससे थोड़ा सा हटके है आगे, तो वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां पे सर बहुत सारी चीजों को रखा गया। तो क्या वो एक तरीके से संग्रहालय भी हमारे लिए वर्गीकी सहायता साधन का काम करता है क्या? हमें वर्गीकी सहायता का मतलब क्या है सर? जो चीज, जो वस्तु या फिर कोई भी यंत्र हमें पुरानी चीजों को समझने में मदद करे, उसकी जाति, उसके वंश, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करा दे, उसको क्या बोलेंगे? वर्गीकी सहायता साधन। जिसमें से एक आपका क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद अगर हम बात करें तो अगला वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान का मतलब जिसको बोलते हैं बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, जो गार्डन हमारे यहाँ होता है उसकी बात नहीं कर रहे। एक होता है बॉटेनिकल गार्डन, जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पर बॉटेनिकल गार्डन बनाए गए। जैसे पटना जू है ना, पटना जू में एक बॉटेनिकल गार्डन है। उसमें क्या किया गया है कि एक एक जो भी पेड़ होगा, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, उस पेड़ पे देखिएगा एक टेम्पलेट या एक प्लेट लगी होगी, उस पे उस पेड़ का नाम लिखा होगा, उस वैज्ञानिक का नाम लिखा होगा। ठीक है, उसका जाति, वंश, यानी कि सीधा सीधा हम कहें कि सर उसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल होगा। तो जहां पर ये सब कुछ किया गया है, चाहे वो एक फूल है या एक बड़ा सा पेड़ है, उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति उद्यान बोलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटेनिकल गार्डन भी क्या है? खुद एक प्रकार का वर्गीकी सहायता साधन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, नेम बस रखते जा रहे हैं, सुन लीजिएगा। संग्रहालय, म्यूजियम, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में भी क्या है? कहीं ना कहीं वर्गीकी संवर्ग समझ सकते हैं, वहां पर भी जाकर के आप। अब एक लास्ट आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ भी देखोगे बुक में मिल जाएगा। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ का मतलब क्या है सर? पुस्तक होता है, किताब होता है, उस किताब में सारा डिटेल लिखा रहता है, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। ये 5 चीजें हैं जो हमें वर्गीकी सहायता में साधन देते हैं। एक पौधे का लॉजिक होता है ये कि पौधा जितना भी पानी उठाएगा नीचे से, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, कि पौधा जितना भी पानी नीचे से उठाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि 99% से ज्यादा पानी क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, रीजन क्या होता है भाई? क्या रीजन, क्या कारण है? ऑन कर लीजिए उसको, हाई स्पीड में रहता है। चलो देखो फिर से, भाई 99% से ज्यादा पानी क्या करता है? ये बाहर कर देता है, और बाहर करने के लिए क्रिया होती है, सभी को पता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अब बार बार सवाल यहीं पे आकर के फंसता है ना कि फिर 99% पानी निकाला काहे? क्या रीजन थी भाई 99% पानी को निकालने की? फिर वही बात, एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा था तो फिर उठाता ही क्यों? हाँ, जरूरत तो है, देखो बिना जरूरत के पानी उठाएगा नहीं है। चलो एक बात हम बताते हैं, क्या हमारे अंदर, बात बंद सुनिए, क्या हमारे अंदर परिवहन करने के लिए कोई तंत्र है क्या? क्या नाम है उस तंत्र का? परिवहन तंत्र। और उस तंत्र को चलाने वाला कौन है? हमारे अंदर परिवहन तंत्र, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन काम करता है हमारे बॉडी में? ब्लड काम करता है, रक्त काम करता है। ठीक है, और कभी ये सोचा कि सर चोट लगा है पैर में, दवा खाया मुंह में, है ना, दवा गया पेट में, पैर का दर्द सही हुआ कैसे? दवा खाया,
दवा का पाचन हुआ, पाचन के बाद दवा का अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उस दवा में जो भी दर्द का केमिकल मिलाया गया था वो दर्द वाला केमिकल उठ करके वहां से कहां चला जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड आपके बॉडी में पूरा घूम जाएगा, परिवहन कर जाएगा। अब जहां पर उस दवा को छोड़ना है वहां पर ले जाके क्या करेगा, छोड़ दिया जाएगा, यूज में आ जाएगा। सर इसे पौधे में कोई भी परिवहन तंत्र नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, तो परिवहन तंत्र जब ये नहीं है तो उस परिवहन तंत्र के जगह पे कौन काम करेगा, ये पानी काम करेगा, जल काम करेगा। परिवहन के लिए तो पौधे में परिवहन के लिए तो पानी आवश्यक है ना, जो मतलब बाहर पानी छोड़ा तो उसी पानी को परिवहन, बाहर बोले तो पहले सुन लो पूरा टॉपिक, उसके बाद सवाल जवाब कर लेना सभी लोग। सीधा सीधा हमने क्या बोला सर, पौधे में परिवहन करने के लिए कुछ भी नहीं। क्या पौधे में हार्मोन्स होंगे, एंजाइम होंगे? नहीं होते हैं बाबू, ठीक है। पौधे में अगर हार्मोन्स नहीं होते तो पौधे के फल कभी पकते नहीं, पौधे में कभी वृद्धि नहीं होती, ये सब कुछ जिम्मेदारी रखती है, ठीक है। अब पौधा देखो, पौधा यहाँ नीचे से क्या कर रहा है सर, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट सब कुछ को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ये सभी क्या है सर, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। अब पोषक तत्वों को कहां पहुंचाना है, ऊपर। लेके कौन जाएगा, पानी, क्योंकि ले जाने के लिए कोई अलग से कोई सिस्टम इसमें है ही नहीं। हमारे बॉडी में तो चलो रक्त है, यहां पर कोई भी रक्त वाला सिस्टम नहीं है, तो कौन लेके जाएगा, पानी लेके जाएगा। तो पानी सर लेके जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर केवल पानी को नहीं बुलाया गया है, पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन अपने साथ क्या लेके जा रहा है सर, तत्वों को लेकर के जा रहा है, मेटल्स को लेकर के जा रहा है, आयंस को लेकर के जा रहा है, पोषक तत्व लेकर के जा रहा है, ठीक है। सर इस बीच में यहां पर अगर कुछ है इसके बॉडी में, जैसे मान लिया जाए कि सर यहाँ पे हार्मोन बना हुआ है, इस हार्मोन को भी ऊपर भेजना है, तो कौन लेके चला जाएगा, पानी ही लेकर के चला जाएगा। तो सीधा साधा कि यहाँ पर कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है, जिस वजह से जल ही परिवहन का कार्य यहाँ पे करा रहा होता है। अब जितना पानी ऊपर गया, सब पानी कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, लेकर के जा रहा है। अब जब पत्ती में पहुंचा तो पत्ती के नीचे क्या होते हैं, रंध्र होते, रंध्र माने एस्टोमेटा। अब इस एस्टोमाटा से या रंध्र से 99% से ज्यादा पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उतना पानी का यूज है ही नहीं इसके पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मात्र कितना चाहिए, 1% या उससे भी कम। तो बाकी को क्यों उठाया था, क्योंकि क्या कराना था सर, परिवहन कराना था। बात समझ में आया। हम तो कह देते हैं ना कि जाइलम जल का परिवहन करता है, अफ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे इस तने में यहाँ पे दिखा दिया कि सर बीच में यहाँ ये फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम है ये पूरा। यहाँ पे बना पड़ा है भोजन, कि भोजन को फ्लोएम कैसे लेके जाएगा भाई, कैसे, पानी की सहायता से ही लेके जाएगा, क्योंकि परिवहन कराने के लिए क्या चाहिए, पानी ही चाहिए। यहां से कुछ भी लेके जाना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो करना है, सब कुछ को कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, पानी। इसीलिए पानी को ज्यादा से ज्यादा ये लोग सोखते हैं, और सोखने के बाद सारा पानी बाहर निकाल देंगे, 1% क्या किया जाएगा, यूज में लिया जाएगा। डन। और यही कारण होता है कि पानी ऊपर भी चढ़ता रहता है। जब ऊपर से क्या किया जाएगा, 99% पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो नीचे से पानी और चढ़ता भी रहेगा, एक प्रेशर बनता रहेगा। और ये प्रेशर को समझना है अगर ना, तो उसके लिए क्या करिए आप कि सीधा सा एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पाइप डाल लीजिए, पानी रख लीजिए, और एक पाइप के दूसरे साइड से मुंह लगा के पानी को खींच दीजिए, पानी ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। वो प्रेशर बनता है। ठीक ऐसा ही प्रेशर होता है आपके पौधे में। और अगर पौधे में अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि पानी दौड़ता रहता है, तो उसके लिए आपने कई बार फील भी किया है उस चीज को। एक पौधे की कोई भी टहनी ले लो, टहनी को तोड़ दो, 1-2 सेकंड के बाद वहां पानी आ जाएगा ऊपर। कैसे आ गया पानी? वो पानी ऊपर जा रहा था, आपने रास्ता उसका तोड़ दिया तो बाहर आ गया। बात समझे? यानी कि पौधे में पानी ऐसे चलता रहता है। अब हमारे अंदर रक्त बह रहा है, रक्त दौड़ रहा है, कैसे मान ले? नहीं अगर मान रहे हो तो देखो, ब्लेड मार के देखो। अगर ब्लेड मारेंगे तो पता चल जाएगा ना कि नहीं ब्लड अंदर क्या हो रहा है, सर चल रहा है ब्लड। वैसे ही पौधे में भी पानी चल रहा होता है। इस बात का प्रमाण क्या है? उसकी कोई भी टहनी तोड़ के देखो, वहां से क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकलने लगेगा। डन। चलो
अभी इस बात को खत्म करते, फिलहाल आ जाते टॉपिक पे वापस। चलिए अब इसके बाद वर्गीकरण में पहले दो चीजों को पढ़ के खत्म करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे वर्गीकरण में। ठीक है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार के बैक्टीरिया होंगे? 2 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहले को कहते हैं हम लोग आद्य बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु, इंग्लिश में बोलते हैं इनको आर्की बैक्टीरिया। लिखने से दूर रहिएगा, पहले देख लीजिएगा। दूसरा हिंदी में कहते हैं इनको सुजीवाणु या बोलते हैं इनको यू बैक्टीरिया। नाम सुना हुआ लग रहा है कभी? आद्य बैक्टीरिया, अच्छा आद्य बैक्टीरिया सुना, क्या मतलब कुछ बताइए इसके बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा बस नाम सुना है, कोई बात नहीं। आद्य मतलब समझते हो क्या होता है? आधा नहीं, आधे माने आधा नहीं होता है, अर्ध माने आधा कह सकते हो, आधे माने आधा नहीं होता है। आधे मतलब क्या होता है? पुराना, प्राचीन। ठीक है, आधे मीन्स प्राचीन। हाँ, इनको एक और नाम दिया जाता है, प्राचीन जीवाणु कहा जाता है या पुराने किस्म का जीवाणु कहा जाता है। जो आपको कहना है कह लेना। ये दोनों के दोनों हैं तो जीवाणु, है तो कौन? बैक्टीरिया, लेकिन दोनों में छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है देखिएगा कि सर जो सबसे पहले अगर जब हम आएंगे इवोल्यूशन में, अभी फिलहाल इवोल्यूशन में बताया था ये बात हमने सेकेंड ईयर में, कि जब पृथ्वी पर जीवन आया, जब पृथ्वी पर जीवन आया मतलब कि एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पे ऑक्सीजन वगैरह मिलने लगा, धीरे धीरे लोग रहने लगे। तो लोगों से पहले, मनुष्य से पहले कौन आए? जीवाणु। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे हमारे पृथ्वी पर? जीवाणु, बैक्टीरिया आए थे। और उस बैक्टीरिया में भी सबसे पहले कौन आया? आद्य जीवाणु। इनसे बेहतर है कौन? सुजीवाणु। ये आए हैं दूसरी बार में, ये सेकंड बार में आए हैं। पहली बार में कौन? आद्य जीवाणु। ठीक है, अब आद्य जीवाणु में और यू जीवाणु यानी कि यू बैक्टीरिया में थोड़ा सा अंतर है। क्या वो जरा समझिएगा कि सर आद्य जीवाणु जो होते हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला पॉइंट, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और जीवाणु जो होते हैं वो कौन होते हैं बच्चा? प्रोकैरियोटिक। और जाहिर सी बात है कि सर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली तो होता ही है, कोशिका झिल्ली के साथ साथ कौन होता है? कोशिका भित्ति भी है। ठीक है, तो सर यहां कोशिका भित्ति है, यहां भी याद रखिएगा क्या मिल रहा है? कोशिका भित्ति मिल रहा है। दूसरा बिंदु, सर कोशिका भित्ति के अंदर कौन मिलेगा? कोशिका झिल्ली मिलेगी। यहां भी मिल रहा है कोशिका झिल्ली। अंतर क्या मिल रहा है देखते जाइएगा। अब कोशिका झिल्ली क्या चीज से बनी होती है? ये बात हमने कोशिका पढ़ाने के क्रम में ही बताया था। किससे मिलकर के बना होता है? हाँ, कोशिका भित्ति की नहीं, कोशिका झिल्ली की संरचना बताइए। कोशिका झिल्ली की लिपिड और प्रोटीन से। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये सर 2 चीजों से मिलकर के बनी है, लिपिड और प्रोटीन। यहां पर भी कोशिका झिल्ली 2 चीजों से, लिपिड और प्रोटीन। अब यहां से अंतर दिख जाएगा। लिपिड और प्रोटीन तो दिख रहा है, लिपिड का काम क्या है, प्रोटीन का काम क्या है? सर लिपिड उसके अस्तर को बना के रखती है, किसी चीजों को अंदर बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो ये भी देख लो। होली के दिन, ठीक होली के दिन रंग खेलने से पहले हम कुछ करते हैं, अगर आपने किया हो तो क्या करते हैं? तेल लगा लेते हैं। काहे? रंग नहीं चढ़ेगा। बस समझ में? कुल मिला जुला करके अगर हम तेल का एक लेप कर ले अपने ऊपर तो वो रंग हमारी त्वचा पर नहीं लगेगा। ठीक है, लगेगा भी तो आसानी से वो छूट जाएगा, क्योंकि जो तेल का लेयर है ना, बीच में एक प्रोटेक्शन लेयर बन रहा है।
ठीक है। तो वैसे ही अगर कोशिका के बाहर बाहर क्या मिल रहा है सर, तेल मिल रहा है, तो ये तेल क्या करेगा कि किसी को बाहर जाना है तब भी सोचेगा कि जाने देना है कि नहीं जाने देना है, और किसी को अंदर लेना है तब भी। कुल मिला जुला के हम ऐसा कहते हैं कि कोशिका के अगर अंदर से बाहर जाना है या कोशिका में बाहर से अंदर आना है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि ये बना है लिपिड का और प्रोटीन का। लिपिड उनको रोकेगा, अब प्रोटीन उनको आने जाने देगा। अब प्रोटीन डिसीजन लेता है कि किसको आने देना है और किसको जाने देना है, ठीक है। इनको संवाहक प्रोटीन भी बोलते हैं हम लोग। छोड़ो ये सब बात। अब अंतर क्या है देखना, जो आर्की बैक्टीरिया होता है, जो आद्य बैक्टीरिया होता है, इसमें लिपिड के 2 आवरण होते हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है? प्रोटीन। यहां यू बैक्टीरिया में लिपिड का 1 आवरण होता है, अब बाकी तो प्रोटीन मिल ही रहा है। पहला अंतर दिखा। दूसरा, ये जो आद्य जीवाणु होते हैं सर, ये विषम परिस्थिति में भी रख सकते हैं अपने आप को। देखिए, ये विषम कंडीशन में, विषम परिस्थिति में भी रख सकते हैं अपने आप को। विषम परिस्थिति मतलब बहुत ज्यादा विषम, बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति। कुल मिला जुला करके हम कह देना कि सर अगर यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस है तब भी ये जीवाणु मरेंगे नहीं, जिएंगे, बढ़िया से जिएंगे, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, समझे। तो दोनों में बेहतर की अगर तुलना करें तो सर आधे जीवाणु जो होते हैं बेहतर होते हैं। रीजन कि सोचो कि बच्चा अगर हमारे पास सब कुछ बढ़िया है, घर द्वार मकान सब कुछ अच्छा है और हम अपना जीवन अच्छे से बिता रहे, ठीक है, और एक बच्चा ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब फिर कुछ भी नहीं है मतलब क्या? उसके साथ विषम परिस्थिति है, पैसा नहीं है, घर द्वार नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या वो विषम परिस्थिति में है, और उसके बाद भी वो अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता रहा है। तो आप बेहतर कि वो बच्चा बेहतर, ठीक है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो कौन बेहतर होगा? बच्चा आद्य बैक्टीरिया, क्योंकि ये विषम से विषम परिस्थिति में रह सकता है। चाहे कितना भी ज्यादा अम्लीय वातावरण कर दो, कितना भी ज्यादा क्षारीय वातावरण कर दो, कितना भी ज्यादा तापमान बढ़ा दो, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनको कहते हैं हम आद्य बैक्टीरिया। अब हम सीधा सीधा बात करेंगे बच्चा वर्गीकरण का। ये बस इसलिए बता दिया क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा। अच्छा, सीक्वेंस सभी को याद है? कैसे कैसे जगत बनाए गए थे? पहले पादप और जंतु, फिर कौन आया? प्रोटिस्टा, फिर कौन आया? फिर ये तो खोजने के और वर्गीकरण करने के आधार पे है। देखिए, प्लांट, फिर एनिमल, फिर प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद मोनेरा, और उसके बाद फिर फंजाई। बताया था ना फंजाई पढ़ना है इसको, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है वर्गीकरण करने के आधार पे, ये एक अनुक्रम है वर्गीकरण करने के आधार पे। लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया कौन? अभी अभी बताया था कौन आया था? आद्य जीवाणु, ठीक है। आद्य जीवाणु के बाद फिर कौन आया? यू जीवाणु। तो चाहे आद्य जीवाणु हो या यू जीवाणु हो, उससे मतलब नहीं है, उन सबको रखा गया है किसमें? इसका मतलब हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला कौन आया? मोनेरा आया। बात समझे? हाँ, हमने वर्गीकरण किया है तो उस हिसाब से मोनेरा को चौथे नंबर पे रखा है, वो एक अलग की बात। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया? मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में किसको रखा गया? बैक्टीरिया को, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले कौन थे? बैक्टीरिया। अच्छा, इस मोनेरा के बारे में एक आध दो बिंदु आप पहले से जानते हो, और जानते हैं पक्का? पढ़े जाओ। ये मोनेरा क्या है? मोनेरा क्या है? मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में रखा गया ना बुड़बक, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक को रखा गया। और मोनेरा में रखा किसको है? तो मोनेरा में सीधा सीधा हम पहली बात करते हैं,
इन सबको मिटा करके हम हेडिंग में ले रहे हैं क्या, मोनेरा। यानी कि शुरुआत हमने किससे किया, मोनेरा से। ठीक है, अब मोनेरा में सबसे पहला बिंदु सर दिया किसने इसको, कोपलैंड ने दिया था। दूसरा, ये 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत आया था। तीसरा बिंदु कि इस मोनेरा जगत में रखते किसको हैं, तो याद रखिएगा एकल कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जो भी जीव होंगे, यानी कि उस जीव की सीधा सीधा बात करें तो जीव कैसा होना चाहिए, यूनिसेलुलर एकल कोशिकीय, और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक का लक्षण सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें, डन। अब ये प्रोकैरियोटिक होते कौन है, वो सीधा सीधा हम याद कर लेते हैं यहाँ पे कि सारे के सारे कौन होंगे, बैक्टीरिया होंगे। यानी कि हम मोनेरा पढ़ेंगे जरूर, तो मोनेरा में किसको पढ़ने वाले हम लोग, बैक्टीरिया को पढ़ने वाले। और बैक्टीरिया में अभी अभी हमने बात किया, सबसे पहले कौन आया होगा, आद्य बैक्टीरिया, बाद में कौन आया, सुजीवाणु या यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब एक शब्द आता है कि सर ये बैक्टीरिया को खोजा किसने, बोलो, हाँ किसी ने तो खोजा होगा, किसी ने तो सबसे पहले देखा होगा। हर जगह पे कार्लेलिनियस काम करेंगे हैं? हर जगह पे कार्लेलिनियस काम कर जाएंगे, बताओ। नहीं, कोपलैंड ने भी नहीं किया था बाबू, कोपलैंड ने वर्गीकरण किया था इसका। चलो देखो फटाफट हम पढ़ते हैं आगे, सुनो। अरे नहीं बाबू, देखो ये तीनों बिंदु याद रहेंगे आप सभी को, बिंदु दर बिंदु बनते चले जाएंगे, ध्यान देते रहिएगा। हम मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं, कुल मिला जुला के हम ऐसा कह सकते हैं कि सर हम लोग बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। और बढ़िया से पढ़ना ना तो आउट ऑफ माइंड चला जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। 3 बिंदु आपको पहले से पता है, चलो हम चौथे बिंदु की बात करते हैं। तो सबसे पहले सर इस जीवाणु को, इस बैक्टीरिया को खोजने वाले कौन हैं, अरे ल्यूवेन हॉक। ठीक है, हाँ अरे तो मैंने कहा कि मैंने बताया है, कुछ अपने से भी तो दिमाग रखना चाहिए ना। इनका पूरा नाम क्या होता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, मगर आप केवल याद रखिए क्या, लीवेनहॉक। कहां पे देखा था भाई, तो वर्षा का पानी था, ठीक है, बरसात का पानी, वर्षा के जल में देखा था। ठीक है, जब बरसात का पानी होता है ना तो कहीं पर इकट्ठा होता है, उस पानी में क्या कीटाणु वगैरह आ जाते हैं क्या, तो वहीं पर सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था किसने, लीवेनहॉक ने। लेकिन ये जो नाम पड़ा है ना बैक्टीरिया या तो इसका जीवाणु, ये नाम ही नहीं दिए हैं, ये खाली खोजे हैं। तो इसका नाम किसने दिया भाई, इसका नामांकन किसने किया, ये शब्द किसने दिया, उनका नाम है एरेनबर्ग, एरेनबर्ग। ठीक है, तो एरेनबर्ग ने नाम दे दिया कि ये कौन है, बैक्टीरिया है, और उसको खोजा किसने, लीवेनहॉक ने खोजा। हाँ अरे लीवेनहॉक कब, अरे तो कब, इतना दिमाग थोड़े इतिहास वाला तुम लोग काम कर रहा। एक मिनट, लीवेनहॉक का हमारे घर के भीड़ रहते हैं, बुढ़वा की वैज्ञानिक है ना, तो ये वैज्ञानिक है तो क्या इनके पास माइक्रोस्कोप ही नहीं होगा, कैसा बात करते हो सब। ऐसा थोड़ी है कि खेल कूद करने वाला है, बच्चा है, घूम रहा है, खेल रहा है, भाई वैज्ञानिक है इनका, ऐसा थोड़ा अदब से इनका नाम ले। डन, आगे बढ़े। चलो ये सब तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब आता है कि सर जीवाणु को देखा है हमने क्या, हाँ क्या हो गया जी, हाँ देख सकते हैं। चलो इनके ये मिटाएंगे हम। अब इंपॉर्टेंट बिंदु देखिए,
एक हो गया कोकस, एक हो गया आपका बैसिलस, एक को कर दीजिए स्पाइरिलम, इसको कहते हैं सर्पिल, बढ़ जा भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लैक्टोबैसिलस, स्पाइरिलम, एगो विब्रियो, इसको बोलते हैं कोसाकार। चलो अब दिक्कत नहीं होगा, अब समझ लो फटाफट कि सर एक बैक्टीरिया जो आकार में कैसा गोलाकार, एक बैक्टीरिया जो आकार में कैसा छड़ाकार जो लंबा है, एक बैक्टीरिया जो आकार में सांप के जैसा सर्पिल आकार का है, ठीक है, और एक बैक्टीरिया ऐसा जो आकार में कौमा के आकार का है, कोसाकार बोलते हैं इसको। डन, ठीक है। तो आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के? 4, कोकस, बैसिलस, एस्पाइरिलम, विब्रियो, ठीक है। अब फटाफट इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बात करते हैं इसके बारे में। इसका एग्जाम्पल कौन है? लैक्टोबैसिलस, इसका एग्जाम्पल खुद स्पाइरिलम है, इसको स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। और चौथा है विब्रियो कॉलेराई, विब्रियो कॉलेराई। डन, 4 गो बैक्टीरिया दिख रहा है हमें, लिखने पे ध्यान, लिखने पे ध्यान थोड़ा कम रखिए बाबू, अभी खाली 4 गो पॉइंट दिख रहा है ना, मुनेरा में कौ गो पॉइंट बनेगा, बौरा जाओगे सब, इसलिए जितना ज्यादा समझ के खत्म करिए। 3 बिंदु पहले से आपको पता था, इसके बाद 3 बिंदु हमने आज देखा है क्या, कि इसको खोजा किसने? लिवेनहॉक ने, नाम किसने दिया? एरेनबर्ग ने, कहां पे देखा था? सबसे पहली बार वर्षा के जल में देखा था। 6 बिंदु इधर। उसके बाद कि सर आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के? 4 प्रकार। एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देखो नाम से ही आ जाता है, इसमें क्या लगा हुआ है? कोकस, कोकस माने गोलाकार, ठीक है। अब ये कौन है? निमोनिया रोग सुने हो? निमोनिया रोग इसी की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जो गोलाकार होते हैं, नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये यदि हमारे अंदर चले जाए, कौन सा रोग हो जाएगा हमको? निमोनिया रोग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सर ये कौन है? लैक्टोबैसिलस, जो दही होता है ना हमारा, वो दही खुद एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्या? लैक्टोबैसिलस। दही को अगर बढ़िया से माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो उसकी कोशिकाएं ऐसे लंबी लंबी दिखाई देंगी, और ये खाने योग्य बैक्टीरिया है। हाँ, देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप है अपने पास, देख सकते हैं, ठीक है। किसी दिन प्रैक्टिकल रख के देख लेंगे हम लोग। आए कल दही लेकर आएगा, तू ले आना कल, कोई बात नहीं, लेके आ जाना, ठीक है। कौ क्विंटल? घरे ढेर गाय भैंस हो गई है। चलो आगे, बहुत अच्छी बात है, किसी दिन काम पड़ेगा तब तुमसे पूछेंगे हम। अगला कौन? एस्पाइरिलम। सर ये वाला बैक्टीरिया ना सांप के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब सांप के जैसे अगर दिखाई देते तो ये भी नुकसान देने वाले हैं हमको। सर ये जाकर के सीधा हमारे ब्रेन पर अटैक करते हैं, ठीक है, यानी कि पागलपन आने लगेगा अगर ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया तो, थोड़ा थोड़ा पागल होने लगेगा आदमी। उसके बाद ये कौन है सर? कौमा के जैसा दिखाई देगा, ये वाला बैक्टीरिया को देखेंगे तो कौमा दिखाई देगा। नाम क्या आ रहा है? विब्रियो कॉलेराई। कौन सा रोग होगा? कॉलेरा, ठीक है। तो ये 4